Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Academy 2.0। एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो शेष बचे हुए थे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो शेष बचा हुआ था उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने भारतीय साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। मौर्यकालीन के समय जो अधिकारी थे उनके क्या क्या नाम हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ा था। सेंडो कोटस के बारे में पढ़ा, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग आगे चलते हैं, आगे जो बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है फिर से कि जो दक्कन साम्राज्य के बारे में, दक्कन साम्राज्य जो था कि कौन से मौर्य साम्राज्य को, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त किया था। दक्कन पे कौन से मौर्य जो साम्राज्य थे, कौन से मौर्य था जो दक्कन पे जो था विजय किया था, वो कौन सा शासक था? तो वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? यह ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पश्चिमी भारत पर इनका प्रभाव था। तो ये था रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था पश्चिमी भारत पे था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में सरवन बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने अंतिम दिन, यानी जब उनके बुढ़ापा का जब समय आया था तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में वो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, जिसे पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, वो अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे श्रवण बेलगोला नामक जगह, जहाँ पे उपवास की एक पद्धति थी, उस पद्धति का नाम था संलेखना, जिसमें संलेखना विधि ऐसी विधि है जिसमें नग्न रहना पड़ता है और साथ ही साथ इसमें खाना पीना का धीरे धीरे त्याग करना पड़ता है और उसके द्वारा ही अपना प्राण त्याग दिया जाता है। तो इस विधि के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण को त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो मौर्य शासन में जो भूमि मापक अधिकारी होते थे, मौर्य शासन में जो भूमि मापक अधिकारी होते थे वो मगध साम्राज्य कहलाता था। मगध साम्राज्य में मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को ही रज्जुक कहा जाता था। ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्णन अक्षरों से की गई थी? ब्राह्मणी लिपि की जो प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्णन अक्षरों से की गई थी? तो ये की गई थी पत्थर की पट्टियों पर। पत्थर की जो पट्टियां हैं उस पर ब्राह्मणी लिपि की पहचान जो थी की गई थी। तो ये पत्थर की पट्टियों की पर किया गया था। सम्राट अशोक का जो उल्लेख था, सम्राट अशोक का जो शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में भी अभी ये पाकिस्तान में ही स्थित है। ये सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ था, जो कि पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के कौन से शिलालेख थे जिसमें प्रयुक्त भाषा है? तो ये प्राकृतिक भाषा का यूज किया गया था अशोक के शिलालेखों में। और बौद्ध धर्म के समय पाली भाषा का यूज किया जाता था, पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। और अशोक के जो शिलालेख थे उसमें प्राकृतिक भाषा का जो है उपयोग किया गया है। तो अशोक के जो अभिलेख थे उसकी जो खोज की गई है, किसके द्वारा की गई है, उसके खोजकर्ता कौन थे और वो किस वर्ष में किया गया है, उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख है वो है, पहला जो था वो धौली अभिलेख जो है वो किट्टो के द्वारा खोजा गया था और ये खोजा गया था 1800
1837 ईस्वी में खोजा गया था। किट्टो के द्वारा 1837 ईस्वी में खोजा गया था। भ्राम्बू शिलालेख जो कि कैप्टन बट के द्वारा खोजा गया था और ये 1840 ईस्वी में खोजा गया। बराबर व नागार्जुनी गुफा यानी कि हैरिंगटन 1785 ईस्वी में जिसे बराबर व नागार्जुनी गुफा के नाम से जाना जाता है, ये अभिलेख था। दिल्ली टोपरा जो है ये कैप्टन पोलियर के द्वारा खोजा गया था 1785 ईस्वी में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो कि पेड्रो टिपेलेंथर 1785 ईस्वी में इसे खोजा गया। मानसेहरा कैप्टन ले जो कि 1889 ईस्वी में खोजा गया था। कालसी शिलालेख जो कि जॉन फॉरेस्टो 1860 ईस्वी में हुआ था। रूमेन देई जो अभिलेख है अशोक के वो फिहरर 1896 ईस्वी में खोजा गया था। जौगढ़ अभिलेख जो है वो सर वाल्टर एलियट के द्वारा 1885 ईस्वी में खोजा गया था। गिरनार शिला अभिलेख जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा 1822 ईस्वी में खोजा गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा 1822 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को खोजा गया था, उसका नाम था गिरनार। शाहबाज जो था एक फ्रांसीसी अधिकारी के द्वारा खोजा गया था और ये खोजा गया था 1836 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ का अभिलेख ये टी.एस. बर्ट के द्वारा खोजा गया था 1834 ईस्वी में। मास्की अभिलेख बीडेन में मास्की अभिलेख जो कि बीडेन में है और ये 1915 ईस्वी में है। निगली सागर फिलहर 1895 ईस्वी में। रामपुरवा कार्लाइल जो कि 1872 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। सारनाथ जो स्तंभ है वो ऑरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया और ये खोजा गया है 1905 ईस्वी में। यानी कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो 1800 से लेके 1700 से लेके 1905 ईस्वी तक इनके शिलालेख की खोज की गई थी। तो इस प्रकार हम लोग इसको एक बार और पढ़ते हैं। धौली अभिलेख जो किट्टो के द्वारा खोजा गया था 1837 ईस्वी में। भाब्रू शिलालेख जो है कैप्टन बट के द्वारा खोजा गया 1840 ईस्वी में। बराबर व नागार्जुनी गुफा जो है हैरिंगटन के द्वारा खोजा गया था 1785 ईस्वी में। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर 1785 ईस्वी में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो पेड्रो लिपेंथर 1785 ईस्वी में था। मानसेहरा कैप्टन ले 1889 ईस्वी में। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860 ईस्वी में। रूमेन देई फिहरर 1896 ईस्वी में। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर एलियट 1850 ईस्वी में। और गिरनार अभिलेख जो था लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा 1822 ईस्वी में खोजा गया। शाहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी जो कि 1836 ईस्वी में खोजा गया था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो कि टी.एस. बर्ट के द्वारा 1834 ईस्वी में खोजा गया। मास्की अभिलेख जो है वो बीडेन के द्वारा 1915 ईस्वी में खोजा गया था। उसके बाद है निगाली सागर जो है फिहरर के द्वारा 1895 ईस्वी में खोजा गया। रामपुरवा कार्लाइल 1872 ईस्वी में। सारनाथ स्तंभ ऑरेल स्टाइन 1905 ईस्वी में खोजा गया था। तो इस प्रकार जो है सम्राट अशोक के जो अभिलेख का खोज किया गया था लगभग 1700 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक सम्राट अशोक के शिलालेखों का खोज किया गया था। तो उसके साथ ही साथ अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो देव नाम पियदसी देवों का प्यार उपनाम से मिलता है। यानी कि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, साथ ही साथ हिंदू धर्म से अपना आस्था नहीं छोड़े थे। तो उसका जो प्रमाण मिलता है वो प्रमाण मिलता है देव नाम पियदसी यानी कि देवों का प्यार उपनाम से मिलता है, जिसका उपदेश
प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। जो प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता जो चला था वो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला था, क्योंकि अशोक जो थे उनके अशोक के बेटा महेंद्र और बेटी जो है उनकी बेटी, इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका भेजा गया था जिन्होंने बौद्ध धर्म की तो अशोक के जो बेटा और बेटी जो थे वो अशोक जो थे बौद्ध धर्म के समर्थक थे, और साथ ही साथ इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो वहीं पे प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का भी पता चला था। तो ये पता चला था श्रीलंका स्थित अनुराधापुर में इसका पता चला था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे? तो वो थे अशोक। भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रथम शासक थे जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे, तो वो कौन थे? वो अशोक थे। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था? तो ये भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ था। भाब्रू स्तंभ, इसमें सम्राट अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बनने का या सम्राट होने का के बारे में बताया था। ब्राह्मणी लिपि जिसमें ब्राह्मणी स्क्रिप्ट या ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोकों के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि के बारे में अशोक के जो ब्राह्मणी लिपि थे उनको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? अशोक के ऐसे कौन सा अभिलेख है जिससे धम्म महापात्रों की तो अशोक के जो अभिलेख थे जिसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना जो मिलती है, उस अभिलेख का नाम है पांचवें बृहद शिलालेख से है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में यह स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष के द्वारा ये कर या भूमि कर जो था एकत्रित किया जाता था। और सीता अध्यक्ष उसे कहा जाता है जो खेती करते थे, और खेती करने के साथ ही जो किसानों के अध्यक्ष हुआ करते थे। सभी किसानों में एक जो बड़ा किसान होता था वो सभी किसानों को खेती के कर जो थे वसूलते थे, उसे ही सीता अध्यक्ष कहा जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक। सांची के स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में, और इसका निर्माण जो करवाया गया है वो करवाया गया है अशोक के द्वारा। इसका निर्माण करवाया गया। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के शासक के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य राजवंश के जो शासक थे उसे सुदूर देशों से जैसे सीरिया हो गया, मिस्र हो गया के साथ इनके राजकीय संबंध जो थे अच्छे थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये कालसी से हुई थी। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रजाति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये कालसी से हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे?
मेगास्थनीज जो थे राजदूत, यूनानी राजदूत जो थे वो भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आए हुए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में। अब मौर्य साम्राज्य के समय जो अधिकारी हुआ करते थे वो किस किस विभाग को संभालते थे और उस अधिकारी को क्या कहा जाता था उस लैंग्वेज में, यानी कि उस साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य के अंदर उस अध्यक्ष को जो विभाग संभालते थे उस विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सीता अध्यक्ष, जैसे मैंने बताया कि सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। आकार अध्यक्ष जो था वो खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षण अध्यक्ष तो मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्क अध्यक्ष तो ये व्यापारिक कर का प्रधान था। मुद्रा अध्यक्ष तो ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। मुद्रा अध्यक्ष जो था वो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। और संस्था अध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। संस्था अध्यक्ष जो है ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष है। तो मौर्य काल में व्यापारिक संगठनों के मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान और व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता है। यानी कि मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और साम्य व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह भी कहा जाता था। और मौर्यकालीन के समय सीता अध्यक्ष जो थे वो क्या थे? कृषि विभाग के थे। आकार अध्यक्ष खानों के अध्यक्ष थे। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा कृषि विभाग थे। शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक कर प्रधान थे। और मुद्रा अध्यक्ष जो थे वो पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष हैं। संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक मौर्य साम्राज्य को पढ़ा। उसके बाद जो वहाँ के गुप्तचर व्यवस्था हुआ करता था, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये अर्थशास्त्र ग्रंथ में मिलता है, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया। और अर्थशास्त्र में राजनीति तथा मौर्य साम्राज्य के राजनीति और उनके आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ चाणक्य के जो राजनीति के गुण सूत्र थे उनके बारे में भी बताया गया है। मौर्य काल को किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया? मौर्य काल के ऐसे कौन से पुस्तक है जिसमें जहाज निर्माण व नाविक की गतिविधियों का वर्णन किया गया है? तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम इंडिका है। और इंडिका में ही इस पुस्तक का वर्णन किया गया है कि जहाज का निर्माण कैसे होता है और इसमें नाविक की जो गतिविधियाँ होती है उसका भी वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो वो तक्षशिला था। मौर्य काल के समय जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। और दूसरे नंबर पे जो आता था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ये था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अभी वर्तमान में बिहार में पड़ता है। और तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद, भारत के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। इसे हम लोग भारत के बंटवारा जो कि आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। गांव के शासन को स्वायत्तशासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो ये मौर्यों के द्वारा किया गया था। यानी कि गांव के जो शासन थे, गांव के शासन को जो स्वायत्ती शासी पंचायतों के माध्यम से जो उसे संचालित करता था या व्यवस्था का जो सूत्रपात संभालता था, यानी कि उसका जो व्यवस्था कैसा होना चाहिए था, ये कब से शुरुआत हुई? तो ये मौर्य वंश से शुरुआत किया गया था। मौर्य वंश से शुरुआत किया गया था। मेगास्थनीज जी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसमें इंडिका एक पुस्तक का नाम है, जिसका लेखक जो है वो मेगास्थनीज थे। उन्होंने अपने पुस्तक में भारत
भारत के जो समाज है उसको 7 भागों में विभाजित किया था। साथ ही साथ उसमें नाविक की गतिविधियों के बारे में भी वर्णन किया था और जहाज़ का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी बताया गया था। उसके बाद बताया गया था। और अशोक का जो समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। अशोक के समकालीन यानी कि अशोक के समय का जो तुरमय राजा कहाँ का था, तो वो मिस्र का था। तुरमय राजा मिस्र का था। मिस्र के शासक 288 ईस्वी से लेकर 246 ईस्वी ईसा पूर्व टोलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुरमय कहा जाता था। मिस्र के शासक का जो समय काल था 288 से लेकर 246 ईस्वी पूर्व के बीच में टोलेमी फिलाडेल्फस के साथ जो अशोक के राजनयिक संबंध थे, इसी को संभवतः तुरमय कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है, तो ये अभिलेख जो मिलता है ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है, जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसमें अशोक और चंद्रगुप्त के बारे में इसका उल्लेख किया गया। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में वर्णन किया गया है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत है। कहा गया है कि भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत है, तो ये राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि जो थे वो राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गिरनार क्षेत्र का एक झील का निर्माण करवाया गया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के जो स्तंभ थे उसमें अशोक की एक रानी कौरवाकी जो थी उन्होंने दान दिया था। उन दान के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो उसे ही रानी का उल्लेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख उसे ही कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा कहा जाता है कि पुराने समय में भारत के प्राचीन ग्रंथ के द्वारा पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह अनुच्छेद की अनुमति दी गई। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, इसका जो ग्रंथ है ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें यह कहा गया कि पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह अनुच्छेद की अनुमति दी गई है, तो ये अर्थशास्त्र में मिलता है। कलिंग युद्ध जो था अशोक के द्वारा लड़ा गया था, उस युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है, तो अशोक के जो 13वें शिलालेख है उसमें कलिंग के युद्ध के बारे में, जिसमें कलिंग के युद्ध जो थे वो सम्राट अशोक के द्वारा जीत लिया गया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने युद्ध को भी त्याग दिया था। उन्हें युद्ध से घृणा जैसी हो गई थी, क्योंकि कलिंग के युद्ध के समय हजारों ऐसे आदमी मारे गए थे जो कि बेगुनाह थे। ये सब देखकर सम्राट अशोक ने अपने युद्ध को त्याग दिया, युद्ध से अपने संन्यास ले लिए और साथ ही साथ वे बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका वर्णन जो किया गया है वो अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये सातवाहन अशोक के जो सातवाहन अभिलेख है उसमें दक्षिणी राज्य तथा सभी दक्षिणी राज्यों का जो उल्लेख मिलता है वो सातवाहन था। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो वो था बृहदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था बृहदर्थ था। ठीक है, मौर्य सम्राट का जो अंतिम शासक था वो था बृहदर्थ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्य समाज के समय जल संसाधन व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से मिलती है, तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है, उससे यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासनकाल के समय जल संसाधन व्यवस्था की भी सुविधा थी।
अशोक का समकालीन मिस्र का राजा अलेक्जेंडर था। अशोक के समकालीन मिस्र का राजा अलेक्जेंडर था। तो अशोक के समकालीन मिस्र का राजा जो था अलेक्जेंडर था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? वह सीरिया बेबीलोन का शासक था। सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान से प्राप्त किया था, वह शासक जो था सीरिया बेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनामयापी अशोक के तो सेल्यूकस निकेटर के समय जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान से प्राप्त किया था, वह शासक जो था सीरिया और बेबीलोन का था। अशोक के पश्चात देवनामपीय की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये दशरथ ने उपाधि धारण की थी। तो सम्राट अशोक के समय जो उपाधियाँ दी गई थी उसका उपाधियाँ जो दी गई थी उस उपाधि और उसका जो स्रोत था उनके बारे में हम लोग फिर पढ़ते हैं। तो अशोक की उपाधि, अशोक का मतलब था कि इसका स्रोत जो था वो मास्की लघु शिलालेख से था। अशोक का जो संबंध था वो मास्की लघु शिलालेख से था। देवनाम प्रियस अशोक राजा यानी कि गुर्जरा लघु शिलालेख से था। अशोक मौर्य का जो संबंध था, उपाधि जो दिया गया था, ये दिया गया था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो था, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था उससे इसका स्रोत मिला था। प्रियदर्शी राजा जो था ये बराबर गुहा लेख है। प्रियदर्शी राजा जो कि बराबर गुहा लेख है। प्रियदर्शी राजा मगध जिसे भ्राबू बैराट लघु शिलालेख कहते हैं, भ्राबू बैराट शिलालेख कहते हैं। प्रियदर्शी राजा जिसे कंधार बृहत शिलालेख या दीपवंश महावंश में मिलता है। अशोकवर्धन जिसे पुराण कहा जाता है। राजा अशोक जो नेट्टूर लघु शिलालेख से संबंधित है। राजा अशोक देवनामपीय जो कि उद्गोलम लघु शिला अभिलेख से संबंधित था। यानी कि अशोक के समय जो उपाधि दी गई थी वो शिलालेख से संबंधित था। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? अशोक के पिता जो थे बिंदुसार थे और बिंदुसार के शासनकाल में ही वो किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो ये तक्षशिला में किया था, जो कि अभी कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। उसके बाद अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नियों की समुचित व्यवस्था किए बिना ही भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रारंभ कर दिया? किसने दंड का प्रावधान कर दिया? यानी कि वैसे व्यक्ति जो आश्रित बच्चे और पत्नी, जो व्यक्ति उस पे आश्रित है, उनके बच्चे और उनकी पत्नी उस पे आश्रित है, अगर वो व्यक्ति भिक्षु बन रहे हैं, भिक्षुदार या सन्यासी का भेष धारण कर रहे हैं, तो उनके लिए दंड का प्रावधान जारी कर दिया था कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा ये जारी कर दिया है कि उसे दंड दिया जाएगा। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? आरमाइका भाषा के द्वारा, आरमाइका भाषा जो है उससे खरोष्ठी लिपि की जो है उत्पत्ति हुई थी। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे कौटिल्य और उनके प्रधानमंत्री भी बने हुए थे। मौर्य के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? तो ये हुआ था बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? यह था सिक्कों का परीक्षण। सिक्कों का इसमें परीक्षण होता था। वह मौर्य राजा जो कि अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, वो कौन था? तो ये था बिंदुसार ही एक ऐसा राजा था जो कि अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। अमित्र घात के नाम से जाने जाने वाले राजा का नाम था बिंदुसार। उसके बाद मौर्य काल के समय जो मुद्रा चला था उस मुद्रा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मौर्य काल के समय में चांदी व तांबे के सिक्कों का जो है उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों 4 प्रकार के थे।
चांदी के जो सिक्का चला था उस समय वो 4 प्रकार के था। एक पन था, अर्धपन, पाद और अष्टभाग, ठीक है। और तांबे के सिक्के के 4 भाग थे, वो थे मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी, ठीक है। तांबे के सिक्के के 4 भाग थे, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। और चांदी के सिक्कों के 4 भाग थे, पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। तो ये जो थे ये क्या थे, ये मौर्य काल के सिक्कों के बारे में थे। और ये सिक्का जो था चांदी और तांबे के हुआ करते थे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पर 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया था। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि कलिंग साम्राज्य पे इन्होंने अटैक किया और उस युद्ध में अपना विजय रथ जारी रखा। और उसके बाद उन्होंने युद्ध करना ही त्याग दिया था। और तब जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और फिर बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था हमारा मौर्य साम्राज्य जो था वो आज का लेक्चर में हम लोगों का मौर्य साम्राज्य जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य को इस प्रकार पढ़े हैं। तो इसी के साथ हम लोग मौर्य साम्राज्य को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।